नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपातकाल की। तो आपातकाल राष्ट्रपति महोदय जी की एक शक्ति के रूप में है और ये किन की सलाह पर लगाते हैं, किन परिस्थितियों में लगती है और किस आधार पर लगती है और कैसे लगती है और आपातकाल है क्या, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, आपातकाल है क्या। तो प्रारंभ करते हैं, आपातकाल क्या है। तो समान परिस्थितियों में जब समान परिस्थितियों में उलट व्यवस्था बन जाए और देश की अखंडता और सुरक्षा खतरे में हो, देश की अखंडता और सुरक्षा खतरे में हो, और देश राज्यों में आर्थिक संकट उत्पन्न हो, तो भारत के राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करते हैं। 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो 3 प्रकार के आपातकाल है कौन से। सबसे पहला आपातकाल है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। राष्ट्रीय आपातकाल। और अनुच्छेद 356 में आ जाएगा राष्ट्रपति शासन। और एक और अनुच्छेद है जिसमें अनुच्छेद 360 जिसमें वित्तीय आपातकाल की बात करता है। तो सबसे पहले आपातकाल को जानने के लिए इसके संवैधानिक प्रावधान याद होना जरूरी है और समझना जरूरी है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो संवैधानिक प्रावधान इसके हैं अनुच्छेद 300 संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 तक है। तो सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान में जाएगा अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352 में लिखा है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। और अनुच्छेद 353 इसमें लिखा है कि आपातकाल का विधायी प्रभाव। मतलब आपातकाल में किस प्रकार के विधायी प्रभाव प्रभाव हो सकते हैं। और अनुच्छेद 354 में लिखा है आपातकाल का वित्तीय प्रभाव। आपातकाल का वित्तीय प्रभाव। और अनुच्छेद 355 में लिखा है ये बाह्य युद्ध आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह में राज्य की सुरक्षा केंद्र करेगा। तो इसमें बोलता है कि यदि बाह्य युद्ध आक्रमण मतलब बाहरी क्षेत्र से आक्रमण होगा और यह आंतरिक सशस्त्र विद्रोह मतलब आंतरिक क्षेत्र में आक्रमण होगा या आंतरिक क्षेत्र में आंदोलन होंगे हिंसात्मक, तो राज्य की सुरक्षा
केंद्र करेगा। अनुच्छेद 356 में इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति शासन की बात करता है। अनुच्छेद 356 में लिखा है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन की बात करता है। और अनुच्छेद 357 में लिखा है कि राष्ट्रपति शासन का प्रभाव, क्या क्या प्रभाव लगते हैं राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 357 में लिखा है राष्ट्रपति शासन का प्रभाव, राष्ट्रपति शासन का प्रभाव। और अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358 में लिखा है राष्ट्रपति शासन का मौलिक अधिकारों पर अनुच्छेद 19 पर प्रभाव। शासन का अनुच्छेद 19 पर प्रभाव, अनुच्छेद 19 पर प्रभाव की बात करता है। और अनुच्छेद 359, इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति शासन पर अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर संपूर्ण मौलिक अधिकारों में राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं या संशोधन कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर महामहिम मतलब राष्ट्रपति जी संपूर्ण मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 359 में लिखा है कि अनुच्छेद 20 जो कि मौलिक अधिकार है और 21 ये भी मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 20 गिरफ्तारी से संरक्षण देता है, अनुच्छेद 21 कई प्रकार की प्राण एवं देह स्वतंत्रताएं देता है। इन दोनों को छोड़कर कई राष्ट्रपति संपूर्ण मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। और अनुच्छेद 360 की बात करते हैं। अनुच्छेद 360 बोलता है वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 में लिखा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल होता क्या है चर्चा करेंगे अपन। तो सबसे पहले अब बात करते हैं अनुच्छेद 352 में बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 352 में लिखा है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लिखी है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 352 में लिखा है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। तो राष्ट्रीय आपातकाल दो परिस्थितियों में लगाए जाते हैं। पहला है बाह्य युद्ध आक्रमण और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। यदि बाहरी क्षेत्र से आक्रमण हुआ या आंतरिक क्षेत्र में अशांति होगी तो राष्ट्रपति महोदय जी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, और वो भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो दो परिस्थितियों में लगाए जाते हैं। सबसे पहली परिस्थिति है बाह्य युद्ध आक्रमण, बाह्य युद्ध या आक्रमण। दूसरा है आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक सशस्त्र विद्रोह जैसा मूल संविधान में लिखा था आंतरिक अशांति। मूल संविधान में आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की जगह पर आंतरिक अशांति लिखा हुआ था। तो आंतरिक सशस्त्र विद्रोह को मूल संविधान में आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की जगह पर
जगह पर आंतरिक अशांति लिखा था। आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की जगह पर आंतरिक अशांति लिखा। आंतरिक अशांति इसलिए परिवर्तन किया गया क्योंकि आंतरिक अशांति संपूर्ण देश के आंतरिक क्षेत्र में हिंसात्मक रूप को दर्शाता है, जबकि आंतरिक सशस्त्र विद्रोह ये दर्शाता है कि नागरिकों द्वारा अहिंसात्मक रूप से अपने अधिकारों की मांग करना। तो इसलिए आंतरिक अशांति के स्थान पर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह को लगाया गया था। तो ये इसको परिवर्तित इसलिए किया गया था तो क्योंकि ये आंतरिक अशांति को दर्शाता है ज़्यादा अधिक। तो इससे संविधान के संविधान में संसद ने 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में परिवर्तन करके इसको जोड़ा था। तो संविधान में संसद ने 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा था। लिखते भी चलना है अपने को, बोलते बोलते लिखते भी चलना है, सुनते सुनते। तो संविधान में 44वां संविधान संशोधन और राष्ट्रीय आपातकाल का विस्तार। तो राष्ट्रीय आपातकाल के विस्तार की बात करते हैं। तो विस्तार, राष्ट्रीय आपातकाल का विस्तार। तो ये विस्तार मूल संविधान में अलग था और जो परिवर्तित किया उसमें अलग है। तो मूल संविधान में लिखा था कि संपूर्ण भारत में लगाया जाएगा। मूल संविधान में लिखा था इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा। लेकिन इसे 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में इसको परिवर्तित कर दिया गया। इसके विस्तार के क्षेत्र में परिवर्तित किया गया। तो ये 42वां संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 में परिवर्तित किया। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा या भारत के किसी क्षेत्र में होगा। भारत में होगा या भारत के किसी क्षेत्र में होगा। या भारत के किसी क्षेत्र में होगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में होगा या भारत के किसी क्षेत्र में होगा। तो अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल लगता कैसे है, इसकी बात करते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल तो सबसे पहले लगता ऐसे है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सलाह देंगे राष्ट्रपति जी को और ये सलाह लिखित रूप में होगी। अब लिखते हैं, समझते भी हैं और बोलते भी हैं और लिखते भी हैं, सुनते भी हैं। लगता कैसे है, तो इसका एक ये है कि लगता कैसे राष्ट्रीय आपातकाल। सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और मंत्रिपरिषद सलाह देंगे राष्ट्रपति जी को, सलाह देंगे राष्ट्रपति जी को और ये सलाह लिखित रूप में होगी। ये सलाह लिखित रूप में होगी। लिखित रूप में होगी और फिर सलाह देंगे राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा करेंगे।
फिर लिखित रूप में होगी, फिर राष्ट्रपति जी उद्घोषणा करेंगे। आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं। घोषणा न करते, घोषणा नहीं लिखा है संविधान में, उद्घोषणा लिखा है। राष्ट्रपति उद्घोषणा करेंगे। उद्घोषणा करेंगे या करेगा। और ये उद्घोषणा की अवधि 30 दिनों के लिए होगी। राष्ट्रपति जी उद्घोषणा करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की, और ये उद्घोषणा की अवधि 30 दिनों की होगी। और लेकिन संसद बढ़ा भी सकते हैं, उद्घोषणा की अवधि को बढ़ा भी सकते हैं। यदि संसद विशेष बहुमत मतलब कुल सदस्यों का 2/3, तो विशेष बहुमत में जाएगा। संसद विशेष बहुमत से अनुमोदन करे, संसद विशेष बहुमत से अनुमोदन करेगी, तो यह अवधि 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है। 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है। और 6 माह के साथ साथ इसे अनंत काल तक भी बढ़ाया जा सकता है। संसद अनुमोदन करती रहे विशेष बहुमत से, तो ये इसे अनंत काल तक भी बढ़ाया जा सकता है। संसद यदि अनुमोदन करे तो अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ इसमें अब संविधान में क्या लिखा है, अब ये देखो, इसका ऊपर इधर लिखते हैं। तो सबसे पहले, यदि लोकसभा का विघटन हो जाए, यदि लोकसभा का विघटन हो जाए तो राज्यसभा अनुमोदन कर सकती है। ये बहुत अच्छी बात ली है, इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि प्री में पूछ सकता है। लोकसभा का विघटन हो जाए तो कौन अनुमोदन करेगा, तो राज्यसभा अनुमोदन कर सकती है। तो लोकसभा का विघटन हो जाए तो राज्यसभा विशेष बहुमत से अनुमोदन कर सकती है। विशेष बहुमत से अनुमोदन करेगी। लेकिन यदि लोकसभा फिर से चुनकर आएगी तो उसे 30 दिनों में अनुमोदन करना अनिवार्य होगा। यदि लोकसभा चुनकर आएगी तो उसे 30 दिनों में अनुमोदन करना अनिवार्य है। अनुमोदन करना अनिवार्य है। अब राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल होगा। अब इसका समाप्ति, तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त कैसे होता है, तो ये इस पर चर्चा करते हैं। समाप्त कैसे होता है। तो समाप्त कैसे होता है, तो राष्ट्रपति महोदय कभी भी वापस ले सकते हैं। पहला, राष्ट्रपति महोदय
महोदय, राष्ट्रपति महोदय जी कभी भी वापस ले सकते हैं, वापस ले सकते हैं। दूसरा, पहला ये है कि राष्ट्रपति महोदय जी कभी भी वापस ले सकते हैं, और दूसरा है संसद यदि अनुमोदन न करे विशेष बहुमत से तो ये समाप्त हो जाएगा। संसद यदि अनुमोदन ना करे तो समाप्त हो जाएगा। और तीसरा है, इसमें अनुमोदन करना पड़ेगा सबसे पहले, तो लोकसभा, इसमें लिखा है कि लोकसभा के 1/10 सदस्य लोकसभा के 1/10 सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को लिखित रूप में नोटिस दें, लोकसभा के 1/10 सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को लिखित रूप में नोटिस दें, तो उसे 14 दिनों में सदन बुलाना अनिवार्य है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य लिखित रूप में नोटिस दें तो उसे 14 दिनों में सदन बुलाना अनिवार्य होगा। उसे 14 दिनों में लोकसभा का सदन बुलाना अनिवार्य होगा। और लोकसभा यदि लोकसभा के सदस्य साधारण बहुमत से उपस्थित सदस्यों का 1/2+1 साधारण बहुमत से, लोकसभा के सदस्य साधारण बहुमत से पारित करें तो ये समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हम ये होगा पूरी प्रक्रिया है, ये संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया है, कैसे लगता है और ये है कि समाप्त कैसे करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल को। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो 4 प्रकार के लगभग प्रभाव पड़ते हैं, देखने को मिलते हैं। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल में तो पहला प्रभाव है कार्यपालिक प्रभाव। दूसरा है विधायी प्रभाव। तीसरा है वित्तीय प्रभाव। और चौथा आ जाएगा मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। इसका मौलिक अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ता है, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। सबसे पहले बात करेंगे हम विधायी प्रभाव। इसके विधायी प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। तो इसके विधायी प्रभाव पड़ते हैं कि इसमें एक प्रभाव ये पड़ेगा, विधायी प्रभाव में पढ़ेंगे कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसमें एक प्रभाव ये पड़ेगा कि राज्य में कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, और ये राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने बाद ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो ये एक विधायी प्रभाव में जाएगा, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के बाद। और
इसकी समाप्ति के बाद, इसकी समाप्ति के 6 महीने बाद, 6 माह बाद ये कानून स्वतः समाप्त हो जाएगा। लिखते भी चलना है अपने को, क्योंकि लिखोगे तो रिवीजन करोगे, रिवीजन करोगे तो बार बार दिमाग में बैठेगी बात, तो लिखना जरूरी है। तो इसमें लिखा है कि एक विधायी प्रभाव यह पड़ेगा कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, और जिसमें राज्य के अंतर्गत कानून बनाए जाते हैं, और ये कानून मौलिक राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्ति के 6 महीने बाद स्वतः मतलब अपने आप समाप्त हो जाएंगे। स्थायी नहीं है, ये अस्थायी कानून बना सकते, कानून कहलाता है लगभग। दूसरा प्रभाव ये पड़ेगा कि संसद, लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के बाद भी 1-1 वर्ष करके अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं। तो इसमें दूसरा प्रभाव यह पड़ेगा कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपातकाल के दौरान 5 वर्ष के बाद भी बढ़ा सकते हैं। कार्यकाल आपातकाल के दौरान 5 वर्ष के बाद भी 1-1 वर्ष करके 1-1 वर्ष करके अनंत काल तक, इसकी कोई सीमा नहीं है। लोकसभा और राज्य विधानसभा अपने कार्यकाल को अनंत काल तक बढ़ा सकती है, तो अनंत काल तक बढ़ा सकती है। और उदाहरण भी है इसमें, बढ़ाया भी गया है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया गया है 1976 से 77 तक 2 बार बढ़ाया है, कार्यकाल को बढ़ाया है। तो पहली बार 1976 से 77 तक, दूसरी बार 1977 से 78 तक। तो ये कार्यकाल लोकसभा के सदस्यों को 1976 से 77 और 77 से 78 तक 2 बार बढ़ाया भी गया है। तो हमारे पास इधर जगह बची नहीं है, तो इसको थोड़ा सा माफ कीजिएगा, मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। विधायी प्रभाव की बात करते हैं। ये कार्यपालिका प्रभाव, कार्यपालिकी प्रभाव। तो कार्यपालिक क्या प्रभाव पड़ता है? कार्यपालिक प्रभाव इसमें आ जाएगा राष्ट्रपति जी का राज्य सरकार के सारे कार्यों पर अपना अधिकार रखते हैं, सारे कार्यों पर अपना अधिकार रखते हैं। तो इसमें जाएगा कि राष्ट्रपति जी राज्य सरकार के सारे कार्यों पर अपना अधिकार रखते हैं। अब तीसरा आएगा कार्यपालिकी प्रभाव होगा, वित्तीय प्रभाव होगा, अब विधायी प्रभाव होगा, वित्तीय कार्यपालिक प्रभाव होगा, वित्तीय प्रभाव। तो वित्तीय प्रभाव क्या पड़ता है? वित्तीय प्रभाव तो इसमें आ जाएगा कि राष्ट्रपति जी पूरे देश के वित्तीय मामले पर निर्णय ले सकते हैं। यदि यह राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो राष्ट्रपति जी पूरे देश के वित्तीय मामले पर निर्णय ले सकते हैं। तो ये भी एक उनका एक प्रभाव है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव। तो राष्ट्रपति जी पूरे देश के
वित्तीय मामलों पर निर्णय ले सकते हैं। तो इसमें जाकर राष्ट्रपति जी पूरे देश के वित्तीय मामलों पर निर्णय ले सकते हैं। तो इसके बाद आएगा मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने के साथ ही मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसकी चर्चा करते हैं। हम नहीं कर रहा है, इससे चलाते हैं। मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। तो मौलिक अधिकारों पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले दो परिस्थितियों में, जैसे बाह्य युद्ध आक्रमण और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह में। बाह्य युद्ध आक्रमण, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। तो देखो बाह्य युद्ध आक्रमण में ये स्वतः समाप्त हो जाते हैं, मौलिक अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। बाह्य युद्ध आक्रमण में स्वतः समाप्त होंगे, स्वतः समाप्त होंगे। और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह में कभी भी समाप्त नहीं होते। आंतरिक सशस्त्र विद्रोह में मौलिक अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होते, कभी भी समाप्त नहीं होते। और अनुच्छेद 359 में लिखा है, अनुच्छेद 359 में लिखा है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति संपूर्ण मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकते हैं संशोधन करके। अनुच्छेद 359 में लिखा है कि अनुच्छेद 20, 21 को छोड़कर संपूर्ण मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। संपूर्ण मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकते हैं, अधिकार को समाप्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया गया है, और तीनों टाइम अब देखते बाह्य युद्ध आक्रमण में और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह में, इन तीनों में से कितनी बार लगाया गया है राष्ट्रीय आपातकाल। तो सबसे पहले बाह्य युद्ध आक्रमण में, और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, तो बाह्य युद्ध आक्रमण में 1962 से 1968 तक लगा था पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल। 1962 से 1968 तक लगा था। ये 26 अक्टूबर 1962 से और 10 जनवरी 1968 तक लगा था। 10 जनवरी 1968 तक लगा था। इस समय भारत चीन का युद्ध चल रहा था, और ये बाह्य युद्ध आक्रमण पर लगाया गया था क्योंकि भारत चीन का युद्ध चल रहा था। और इसी में दूसरा बाह्य युद्ध आक्रमण में दूसरा आपातकाल भी लगाया गया था। 2 आपातकाल इसमें लगाया गया है और एक आपातकाल आंतरिक सशस्त्र विद्रोह में लगाया गया है। हम तो वैसे प्रार्थना ही करते हैं कि कभी ये लगे ना, इसका उपयोग भी ना हो, लेकिन ये बार लगा, इसमें लगा है तो अब चर्चा तो करना पड़ेगी। 10 जनवरी 1968 तक लगाया गया था। और दूसरा आपातकाल 3 दिसंबर से 17 दिसंबर 1971 तक, 3 दिसंबर 1971 से 17 दिसंबर 1971 तक ये लगाया गया था। और ये भी भारी युद्ध आक्रमण में लगाया गया था। इस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। भारत
व पाक के युद्ध को लेकर लगाया गया। भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर लगाया गया था। फिर इसके बाद दूसरा आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की बात करते हैं। तो आंतरिक सशस्त्र विद्रोह ये एक बार लगा है, ये 1975 में लगा था। तो आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की बात करते हैं तो 26 जून 1975 से 26 जून 1975 से लेकर 22 मार्च 1977 तक लगा। 22 मार्च 1977 तक लगाया गया। तो पूरे राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा कर ली हमने, क्योंकि ये कब से लगा और ये कौन लगाता है और किन किन परिस्थितियों में लगाते हैं और कौन समाप्त करता है और ये इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो ये इनकी चर्चा हो गई है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन की, जो अनुच्छेद 356 में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 में आ जाएगा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो ये राष्ट्रपति शासन जब लगता है जब राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो, व्यवस्था चलाना संभव न हो, तो राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। और ये किसके माध्यम से? राज्यपाल के माध्यम से लगाया जाता है, चलता है, प्रशासन करते हैं राष्ट्रपति जब राज्य में। तो ये लगता क्या है तो इसकी बात करते हैं जब राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो, संवैधानिक संकट उत्पन्न हो, राज्य की शासन व्यवस्था चलाना संभव न हो, राज्य की शासन व्यवस्था चलाना संभव न हो और सामान्य तरीके से, तो राज्य की शासन व्यवस्था चलाना संभव न हो तो राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो राष्ट्रपति जी उस राज्य की शासन व्यवस्था को चलाते हैं, शासन व्यवस्था को चलाते हैं। जब राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो, राज्य की व्यवस्था चलाना संभव न हो, तो राष्ट्रपति जी उस राज्य की शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेते हैं। और ये किसके? राज्यपाल के माध्यम से चलाते हैं। राज्यपाल शासन व्यवस्था को चलाते हैं और ये राज्यपाल के माध्यम से चलाते हैं। तो इसके संवैधानिक संकट, तो संवैधानिक संकट कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक संकट। तो संवैधानिक संकट की बात करते हैं तो अनुच्छेद 256 याद कर रखना जरूरी है। अनुच्छेद 256 में लिखा है कि जब संसद के कानून को राज्य लागू ना होने दे, जब संसद के कानून को राज्य लागू ना होने दे, जब संसद के कानून को राज्य लागू ना होने दे। और एक और अनुच्छेद 357 का उपभाग 257 अनुच्छेद 257 का उपभाग 2 की बात करते हैं। 2 में लिखा है कि अनुच्छेद 257 का भाग 2, इसमें लिखा है कि जब राज्य तो अनुच्छेद 257 2 में लिखा है राज्य सेना के संचार के संसाधनों की सुरक्षा करेगा।
इसमें लिखा है कि राज्य सेना के संचार के संसाधनों की सुरक्षा करेगा, और यदि नहीं करेगा तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। राज्य सेना के संचार के संसाधनों की सुरक्षा करेगा, और यदि नहीं करेगा, नहीं करे, और राज्य सेना के संचार के संसाधनों की सुरक्षा करेगा, और यदि नहीं करे तो ये राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति महोदय लगा सकते हैं। 257(3) में लिखा है, अनुच्छेद 257(3), इसके अनुच्छेद 257(3) में लिखा है कि राज्य रेलवे की सुरक्षा करेगा, राज्य रेलवे की सुरक्षा करेगा। इसमें लिखा है कि राज्य रेलवे की सुरक्षा करेगा, और यदि रेलवे की सुरक्षा ना करे तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, और ना करे तो, और यदि ना करे तो राष्ट्रपति शासन। फिर अनुच्छेद 1 और आर्टिकल है 355, और बाह्य आक्रमण और जब राज्य में अशांति हो, 355 में लिखा है जब राज्य में अशांति हो, जब राज्य में अशांति हो, जब राज्य में अशांति हो तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। अनुच्छेद 356 में लिखा है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 356। तो इसमें लिखा है कि जब राज्य में किसी दल को बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। जब राज्य में किसी भी दल को, कोई सी भी पार्टी हो, किसी भी दल को यदि बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। किसी भी दल को बहुमत ना मिले, तो जब राज्य में किसी भी दल को बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो ये आधार हैं राष्ट्रपति शासन के, तो किन किन आधारों पर लगेगा। और अनुच्छेद 365, इसमें लिखा है जब सरकार के कानून को राज्य लागू नहीं होने दे। यह अनुच्छेद 300, इसमें लिखा है अनुच्छेद 256 में लिखा है कि जब संसद के कानून को राज्य लागू ना होने दे, और 365 में लिखा है राज्य सरकार के आदेश का पालन ना करे। जब राज्य, कोई भी, किसी की भी सरकार हो और राज्य सरकार के आदेश का पालन ना करे तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। राज्य सरकार की आदेश की अवहेलना करे यदि जब राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना करे तो राष्ट्रपति शासन उपयोग करेंगे राष्ट्रपति जी। भुगतना पड़ेगा राज्य को अगर ये करेंगे तो सबसे पहले आप बात करते हैं राष्ट्रपति शासन लगता कैसे है। तो राष्ट्रपति शासन लगता कैसे है, तो वही जो अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल में सलाह देते हैं प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, उसी प्रकार से लगाया जाता है। जैसे तो कैसे लगता है, तो इसमें आ जाएगा प्रधानमंत्री जी और मंत्रिपरिषद सलाह देंगे। प्रधानमंत्री जी, मंत्रिपरिषद सलाह देंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति घोषणा करेंगे। राष्ट्रपति घोषणा करेंगे।
देखो, पहले राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सलाह देंगे, और सलाह राष्ट्रीय आपातकाल में लिखित रूप में सलाह देते हैं। यहाँ पर सलाह देते हैं केवल, लिखित रूप में कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सलाह देते हैं यहाँ पर। और राष्ट्रपति जी घोषणा करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में राष्ट्रपति जी उद्घोषणा करते हैं। ये बहुत डिफरेंस याद होना जरूरी है कि इसमें उद्घोषणा करते हैं, इसमें घोषणा करते हैं। और ये घोषणा अवधि, इस घोषणा की अवधि 60 दिनों की होगी। 60 दिनों की होगी। और इसको बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल में विशेष बहुमत से बढ़ाया गया था, और इसमें साधारण बहुमत से बढ़ाया जा सकता है। 60 दिनों की होगी। और संसद यदि साधारण बहुमत से अनुमोदन करे, संसद यदि साधारण बहुमत से अनुमोदन करे, तो ये 6 माह से 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 6 माह से 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। इस घोषणा को 6 माह से 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। 6 माह से 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यदि निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति जी को लिखित रूप में कहे कि चुनाव कराना संभव नहीं है, तो इसको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 6 माह कर 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और यदि निर्वाचन आयोग लिखित रूप में राष्ट्रपति जी को नोटिस दे कि चुनाव कराना संभव नहीं। यदि निर्वाचन आयोग लिखित रूप में राष्ट्रपति को दे के चुनाव कराना संभव नहीं है, तो इसे 6 माह कर 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अनंत काल तक नहीं बढ़ाएगा, 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो संसद 6 माह कर संसद यदि संशोधन करेगी, तो इसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। अब इसके 2 प्रभाव पड़ते हैं। कार्यपालिकी प्रभाव, इसमें आ जाएगा कि कार्यपालिका के सारे अधिकार राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन से करेगा। कार्यपालिका के सारे कार्य राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन से करेगा। तो इसमें आ जाएगा कार्यपालिका के प्रभाव में जाएगा कार्यपालिका के राज्य की कार्यपालिका का राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका को राष्ट्रपति जी के अनुमोदन से चलाएगा, के अनुमोदन से चलाएगा। अब इसमें कार्यपालिकी प्रभाव होगा, विधायी प्रभाव बताया है। विधायी प्रभाव में जाएगा संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। तो ये 2 प्रभाव पड़ेंगे। इसके प्रभाव 2 ही प्रभाव पड़ते हैं इसमें राष्ट्रपति शासन में। और
सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था? तो नहीं, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ नहीं, राष्ट्रपति शासन समाप्त कैसे होता है? समाप्त कैसे होता है? समाप्त तो बात करते हैं समाप्ति कैसे करें। राष्ट्रपति शासन समाप्त कैसा होता है? तो सबसे पहला, राष्ट्रपति जी कभी भी वापस ले सकते हैं, कभी भी वापस ले सकते हैं। और दूसरा यह आएगा कि राज्य में यदि सरकार बन जाए तो समाप्त हो जाएगा। राज्य में यदि सरकार बन जाए तो सबसे पहले राज्य में यदि सरकार बन जाए और राष्ट्रपति कभी भी किसी भी समय राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर सकते हैं। और दूसरा है, राज्य में यदि सरकार बन जाएगी तो राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा। और सबसे पहला राष्ट्रपति शासन, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। उस समय पंजाब के सीएम थे गोपीनाथ भार्गव। सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था, वो सीएम थे गोपीनाथ भार्गव। इनको हटाकर राष्ट्रपति शासन से लगाया गया था गोपीनाथ भार्गव, पंजाब में गोपीनाथ भार्गव। और सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन ये भी पंजाब में लगाया गया था, सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक समय तक 1987 से 1992 तक पंजाब में ही चला था। सबसे अधिक समय तक चला था ये 1987 से 1992 तक। और सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया? तो सबसे अधिक बार तो ये सबसे अधिक बार मणिपुर में लगाया गया 10 बार 10 टाइम मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, सबसे अधिक बार। और मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। मध्य प्रदेश में 3 बार 1977, 80 और 92। 1977, 1980 और 1992 3 बार लगा था। और अभी तक सबसे कम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? तो ये महाराष्ट्र, सबसे कम बार राष्ट्रपति शासन, सबसे कम समय तक, सबसे कम बार ये महाराष्ट्र में, सबसे कम बार राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लगा। और अभी तक ऐसे राज्य जिनमें अभी तक राष्ट्रपति शासन लगा ही नहीं है, तो ऐसे 2 राज्य हैं, राष्ट्रपति शासन कभी नहीं लगा। तो ऐसे 2 राज्य हैं। पहला राज्य है तेलंगाना ऐसा राज्य जिसमें अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। और दूसरा राज्य छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दूसरा राज्य छत्तीसगढ़। तो ये राष्ट्रपति शासन की बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे वित्तीय आपातकाल की। तो सबसे पहले ये आपने लिख लिया हो तो वीडियो रोक कर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कंटिन्यू साथ में चलना। तो हम थोड़ा सा रब कर देते हैं। अब बात करेंगे वित्तीय आपातकाल, जो कि 360 में। मार्कर चेंज करते हैं थोड़ा, थोड़ा सा
देखते हैं थोड़ा माप। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, तो इसमें जाएगा वित्तीय आपातकाल। तो ये लगता है, कब लगता है? जब राज्य में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए, राज्य में आर्थिक भुखमरी बेवनस्य उत्पन्न हो जाए, तो वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति जी लगा सकते हैं। और सबसे पहले वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं, तो जब राज्य में आर्थिक संकट उत्पन्न हो, आर्थिक संकट उत्पन्न हो तो वित्तीय आपातकाल लगेगा। तो सबसे अब लगता कैसे है? तो वही प्रोसीजर जो राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में सलाह देंगे, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सलाह देंगे राष्ट्रपति जी को, तो वही है प्रोसीजर। लगते कैसे? तो कैसे लगता है वित्तीय आपातकाल लगता कैसे? तो सबसे पहले आ जाएगा प्रधानमंत्री जी और मंत्रिपरिषद सलाह देंगे राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति जी को, और राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेंगे। इसकी घोषणा करेंगे। इसमें भी लिखा है घोषणा करेंगे, उद्घोषणा नहीं लिखा। राष्ट्रीय आपातकाल में लिखा है उद्घोषणा। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति जी घोषणा करते हैं। ये बहुत फैक्ट याद करना भी जरूरी है। राष्ट्रपति जी घोषणा करेंगे और इसकी घोषणा की अवधि, इस घोषणा की अवधि 60 दिनों की होगी, 60 दिन। और यदि संसद साधारण बहुमत से अनुमोदन करे तो ये 6 माह कर अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि संसद, अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है यदि संसद साधारण बहुमत अनुमोदन करे तो इसे 6 माह करके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसे 6 माह कर अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। फिर इसके बाद इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि राष्ट्रपति जी सभी आर्थिक अधिकार अपने पास रखते हैं। तो राष्ट्रपति सभी आर्थिक अधिकार अपने पास रखते हैं, अधिकार अपने पास रखते हैं। राष्ट्रपति जी सभी आर्थिक अधिकार अपने पास रखते हैं। और यदि राष्ट्रपति द्वारा आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन किया गया हो तो आपातकाल की समाप्ति के उस वित्तीय वर्ष यह समाप्त हो जाता है। इस परिवर्तन किए हो तो वह परिवर्तन समाप्त हो जाता है। और यदि राष्ट्रपति जी आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं, क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो आपातकाल की समाप्ति के वित्तीय वर्ष की समाप्ति में, आपातकाल की समाप्ति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति में ये किया गया परिवर्तन समाप्त हो जाता है, किया गया परिवर्तन समाप्त हो जाता है। तो आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन यदि राष्ट्रपति द्वारा किया गया हो तो ये वित्तीय वर्ष की समाप्ति में, आपातकाल की समाप्ति के वित्तीय वर्ष में की समाप्ति के समय ये परिवर्तन स्वतः समाप्त हो जाता है। और अभी तक ये वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया। तो इधर लिखते हैं इसको, वित्तीय आपातकाल
एक बार भी नहीं लगाया गया। और इसमें एक महत्वपूर्ण है कि सभी के वेतन कम हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन कभी समाप्त नहीं होंगे। वित्तीय आपातकाल के समय सभी अधिकारियों के वेतन समाप्त हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल के वेतन कभी समाप्त नहीं होंगे। वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन समाप्त नहीं होगा। वेतन कम नहीं हो सकता, कम या समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता। तो ये आज हमने बात कर ली है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, जो अभी हमने समाप्त किया है। तो यदि इसी से रिलेटिव कोई सी या अन्य वीडियो की यदि आपको चाहिए तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।